हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक का यह दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है AIIB यानी कि द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कल हमने दोस्तों AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, इसकी एक साल में कितनी बैठक आयोजित की जाती है, उनके बारे में कल हमने पढ़ा था। लेकिन हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश में विकास कार्यों के लिए यह बैंक ने कौन कौन सी योजनाओं के लिए ऋण प्रदान किए हैं, वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं AIIB के वित्तीय संसाधन के। AIIB की प्रारंभिक कुल पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 20% पेड इन और 80% प्रतिदेय है। और दोस्तों, यह पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? यह वह धनराशि है जो स्टॉक शेयरों के विनिमय के लिए निवेशकों द्वारा पहले ही भुगतान कर दी जाती है। आगे बात करें तो कॉल अप शेयर कैपिटल यह क्या है? कुछ कंपनियां निवेशकों को बेहतर तालमेल के साथ शेयर जारी कर सकती है, जिनका भुगतान उन्हें बाद की तारीख में करना होता है। और यह अधिक लचीली निवेश शर्तों की अनुमति देता है और निवेशकों को अधिक शेयर पूंजी का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बशर्ते कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से धनराशि प्रदान हो। एक बार फिर से देख लो कि AIIB के वित्तीय संसाधन। AIIB की प्रारंभिक कुल पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 20% पेड इन और 80% प्रतिदेय है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? यह वह धनराशि है जो स्टॉक शेयरों के विनिमय के लिए निवेशकों द्वारा पहले ही भुगतान कर दी जाती है। और कॉल अप शेयर कैपिटल क्या है? कुछ कंपनियां निवेशकों को बेहतर तालमेल के साथ शेयर जारी कर सकती है, जिनका भुगतान उन्हें बाद की तारीख में करना होता है। और यह अधिक लचीली निवेश शर्तों की अनुमति देता है और निवेशकों को अधिक शेयर पूंजी का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बशर्ते कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से धनराशि प्रदान हो। और इस बैंक को चीन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला सबसे बड़ा शेयरधारक है। यह राशि प्रारंभिक सदस्यता पूंजी की आधी राशि है। भारत 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। दोस्तों, यह पेज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक और भारत देश इस बैंक का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयरधारक है। एक बार फिर से देखो कि बैंक को चीन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला सबसे बड़ा शेयरधारक है। यह राशि प्रारंभिक सदस्यता पूंजी की आधी राशि है और भारत 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रारंभिक कुल पूंजी कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्रारंभिक कुल पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे बड़ा शेयरधारक कौन सा देश? चीन। हमारा भारत देश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयरधारक है AIIB में। ओके, और AIIB के मताधिकार की बात करें तो बैंकों में 26.61% वोटिंग शेयरों के साथ चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है। उसके बाद क्रमशः भारत, रूस और जर्मनी का स्थान है। याद रखना, भारत का वोटिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? 7.6%। रूस का योगदान है 6.01% एवं जर्मनी का योगदान है 4.2%। और बैंक में कुल मतदान क्षमता का 75% हिस्सा क्षेत्रीय सदस्यों का है। एक बार फिर से देख लो कि AIIB में मताधिकार के मामले में कौन सबसे टॉप पर है? चीन। बैंकों में 26.61% वोटिंग शेयरों के साथ चीन सबसे बड़ा शेयरधारक। उसके बाद क्रमशः भारत, रूस एवं जर्मनी का स्थान है और बैंक में कुल मतदान क्षमता का 75% हिस्सा क्षेत्रीय सदस्यों का है।
AIIB में दो प्रमुख अंतरों के अतिरिक्त अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक के समान एक शासन संरचना होती है। कैसी शासन संरचना? तो देखो, इसमें कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल नहीं है जो दिन प्रतिदिन के आधार पर सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। AIIB क्षेत्रीय देशों और सबसे बड़े शेयरधारक चीन निर्णय लेने के संबंध में अधिक अधिकार देता है। क्या दोस्तों? चीन को अधिक अधिकार दिया जाता है। एक बार फिर से देखो कि AIIB में दो प्रमुख अंतरों के अतिरिक्त अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक के समान एक शासन संरचना होती है। कैसी शासन संरचना? इसमें कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल नहीं है जो दिन प्रतिदिन के आधार पर सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। AIIB क्षेत्रीय देशों और सबसे बड़े शेयरधारक चीन निर्णय लेने के संबंध में अधिक अधिकार देता है। याद रखना, यह क्षेत्रीय देशों और सबसे बड़ा शेयरधारक चीन इसमें डिसीजन लेने में सबसे आगे है, यानी कि पावरफुल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। सिर्फ दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक भारत है, यह कथन गलत हो गया क्योंकि इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? भारत नहीं बल्कि चीन है, तो पहला कथन गलत हो गया। AIIB में कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल है, दोस्तों यह कथन भी गलत हो गया क्योंकि AIIB में कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल नहीं है। मैंने आपको बताया कहां पर लिखा गया है, ये देखो कि इस कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल नहीं है। क्या इस बैंक में कार्यकारी निदेशकों का निवासी मंडल नहीं है और यहां कहा गया है निवासी मंडल है, तो यह कथन भी गलत हो गया। और हमें कहा गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे AIIB के ऋण की बात करें। AIIB वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश शामिल हो सकते हैं, साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय एजेंसियां एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित हो इसमें शामिल हो सकती है। क्या दोस्तों? AIIB वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश शामिल हो सकते हैं, साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय एजेंसियां एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित हो इसमें शामिल हो सकती है। AIIB ने विश्व बैंक के साथ सह-वित्त पोषण फ्रेमवर्क समझौते यानी कि को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शामिल 3 गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन निम्नलिखित है। तो यह 3 गैर बाध्यकारी समझौते कौन कौन से? एक है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, पुनर्निर्माण और विकास हेतु यूरोपीय बैंक जिसे EBRD कहा जाता है, और तीसरा है यूरोपीय निवेश बैंक, क्या? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। एक बार फिर से देख लो यहां से कि AIIB के ऋण में दोस्तों कौन ऋण ले सकता है। AIIB वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश शामिल हो सकते हैं, साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय एजेंसियां एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित हो इसमें शामिल हो सकते हैं। और AIIB ने विश्व बैंक के साथ सह वित्त पोषण फ्रेमवर्क समझौते यानी कि को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शामिल 3 गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन निम्नलिखित है। और यह 3 गैर बाध्यकारी समझौते कौन कौन से? एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है पुनर्निर्माण और विकास हेतु यूरोपीय बैंक, और तीसरा है यूरोपीय निवेश बैंक। AIIB के परिचालन का अधिकेंद्र दक्षिण एशिया है। दोस्तों यह याद रख लीजिए कि AIIB के परिचालन का अधिकेंद्र दक्षिण एशिया है। बैंक एशिया के बाहर भी ऋण दे सकता है बशर्ते कि वह एशिया के साथ जुड़ाव रखता हो या यह ऋण एक वैश्विक सार्वजनिक हित के लिए हो जो एशिया को काफी लाभ पहुंचाता हो। गैर क्षेत्रीय ऋणों के लिए अधिकतम सीमा कितनी है? 25% है। दोस्तों AIIB यानी कि जो यह बैंक है वो एशिया में खास तौर पर दक्षिण एशिया के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है और एशिया के बाहर भी किसी और देश को भी ऋण प्रदान करता है। एक बार फिर से समझ लो कि AIIB के परिचालन का अधिकेंद्र दक्षिण एशिया है। बैंक एशिया के बाहर भी ऋण दे सकता है बशर्ते
कि वह एशिया के साथ जुड़ाव रखता हो या यह ऋण एक वैश्विक सार्वजनिक हित के लिए हो जो एशिया को काफी लाभ पहुंचाता हो। गैर क्षेत्रीय ऋणों के लिए अधिकतम सीमा कितनी है? 20% है। और बैंक का प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा, परिवहन, जल और शहरी विकास है। यानी कि दोस्तों यह बैंक ऊर्जा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, जल क्षेत्र में और शहरी विकास क्षेत्र में योगदान हेतु ऋण प्रदान करता है, यानी कि विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग 2/3 ऋण को विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित अन्य बहुपक्षीय ऋण संस्थानों के साथ सह वित्त पोषित किया गया है। और दोस्तों एडीबी और विश्व बैंक से जुड़े हुए वीडियो भी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि यह जो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो किस क्षेत्रों में विकास हेतु ऋण प्रदान करता है? तो प्रमुख क्षेत्र है ऊर्जा, परिवहन, जल और शहरी विकास। और बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग 2/3 ऋण को विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित अन्य बहुपक्षीय ऋण संस्थानों के साथ सह वित्त पोषित किया गया है। AAA रेटिंग से प्रशासन, बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों बैंक की प्रतिबद्धता को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिंच के रूप में दर्शाती है। यानी कि दोस्तों यह विश्व की रेटिंग एजेंसियां है। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिंच। दोस्तों यह रेटिंग एजेंसियों ने AIIB की जो रेटिंग है वो रखी है AAA, यानी कि काफी अच्छी यह रेटिंग दी गई है यह एजेंसियों द्वारा, इसीलिए दोस्तों इसका मूल्य बढ़ता गया है। और दोस्तों AIIB का मूल्य बढ़ता गया है तो अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ चीन का पावर बढ़ता जा रहा है इस बैंक की वजह से। तो विकसित देश है जैसा कि जापान और अमेरिका वो इस बैंक के बढ़ते कद को विरोध में देख रहे हैं। एक बार फिर से देखो कि AAA रेटिंग से प्रशासन, बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों बैंक की प्रतिबद्धता को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिंच के रूप में दर्शाते हैं। और अप्रैल 2019 में AIIB का स्वीकृत निवेश परिचालन 7.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। AIIB वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश शामिल हो सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है कि AIIB वित्त पोषण प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश शामिल हो सकते हैं और दोस्तों विश्व के बाहरी देश भी शामिल हो सकते हैं। और बैंक का प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा, परिवहन, जल और शहरी विकास है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह क्षेत्रों में विकास है तो यह बैंक ऋण प्रदान करता है। AIIB के परिचालन का अधिकेंद्र पूर्वी एशिया है, यह कथन गलत हो गया क्योंकि इस बैंक के परिचालन का अधिकेंद्र पूर्वी एशिया नहीं बल्कि दक्षिण एशिया है, तो यह कथन गलत हो गया। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे AIIB के निर्माण की चीन की प्रेरणा की बात करें तो AIIB का निर्माण चीनी विदेश और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति के व्यापक पुनर्रचना का हिस्सा है। क्या दोस्तों? AIIB का निर्माण चीनी विदेश और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति के व्यापक पुनर्संरचना का हिस्सा है जो वर्ष 2012 में शी जिनपिंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद से हुआ है। यानी कि शी जिनपिंग ने इस बैंक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बार फिर से देखो, AIIB का निर्माण चीनी विदेश और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति के व्यापक पुनर्संरचना का एक हिस्सा है जो वर्ष 2012 में शी जिनपिंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद से हुआ है। वन बेल्ट वन रोड, दोस्तों यह जो पहल है वो चीन देश की एक पहल है और भारत इस महत्वपूर्ण जो पहल है उनका विरोध कर रहा है। इसके पीछे भारत का जो रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो OBOR का फुल फॉर्म क्या होता है याद रख लो, वन बेल्ट वन रोड। और वन बेल्ट वन रोड कहां से शुरू होगा दोस्तों? यहाँ चीन में यहाँ चीन से शुरू होकर आगे यहाँ ईरान और आगे मॉस्को और यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये सारे इटली तक पहुंचने वाला है। यानी कि वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से
चीन अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और भारत इसका विरोध कर रहा है। देखो, इसमें उन 65 देशों की पहचान की गई है जो इस पहल में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? चीन और दर्जनों देशों के बीच भूमि मार्ग और एक समुद्री मार्ग के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का उपयोग करना है। एक बार फिर से देखो कि यह वन बेल्ट वन रोड पहल है क्या? इसमें उन 65 देशों की पहचान की गई है जो इस पहल में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? चीन और दर्जनों देशों के बीच भूमि मार्ग और एक समुद्री मार्ग के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का उपयोग करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AIIB की स्थापना किस देश के राष्ट्रपति की सोच का एक नतीजा है? तो याद रखना, AIIB की स्थापना चीन देश के राष्ट्रपति की सोच का एक नतीजा है, शी जिनपिंग की सोच का एक नतीजा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और इस दृष्टिकोण को अपनाकर चीन AIIB सहित कई संस्थानों और पहलों में निवेश कर रहा है। क्या दोस्तों? इस दृष्टिकोण को अपनाकर दोस्तों यहाँ तकरीबन कितने देश? 65 देश यह वन बेल्ट वन रोड पहल से जुड़े हुए हैं और दोस्तों इतने देशों में अपना व्यापार बढ़ा सकता है चीन देश। इसीलिए इस दृष्टिकोण को अपनाकर चीन AIIB सहित कई संस्थानों और पहलों में निवेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य फंडिंग मैकेनिज्म जैसे कि सिल्क रोड फंड 2014 में स्थापित किया गया और न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित वर्तमान ब्रिक्स बैंक जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों ये दोनों यानी कि सिल्क रोड फंड और न्यू डेवलपमेंट बैंक का ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक सामूहिक समझौता है और चीन क्षेत्रीय व्यापार और निवेश संबंधों की उभरती संरचना को भी प्रभावित करना चाहता है। OBOR की वित्तीय मदद करने से AIIB इन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह एक क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ कर सकता है जो चीन को अपना केंद्र बनाता है, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में चीन एक केंद्र बन जाएगा यदि यह पहल सक्सेस हुई तो। और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं जैसा कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बजाय चीन के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए इच्छुक हो सकती है विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं। एक बार फिर से देखो कि OBOR की वित्तीय मदद करने से AIIB इन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह एक क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ कर सकता है और चीन को अपना केंद्र बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बजाय चीन के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए इच्छुक हो सकती है विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो 2 सेंटेंस है, पढ़ो। वन बेल्ट वन रोड की वित्तीय मदद करने से AIIB इन संबंधों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं है उन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही। AIIB की स्थापना से जापान, दक्षिण कोरिया को चीन के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। दोस्तों यह कथन गलत है। AIIB की स्थापना से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश चीन के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं हो सकते हैं। तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही है। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और भारत ने अपने क्षेत्र में चीनी विदेश नीति और OBOR पहल पर विशेष रूप से गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या भारत ने यह OBOR पहल पर गंभीर रूप से चिंता व्यक्त की है? क्योंकि बीजिंग पड़ोसी देशों में अपने प्रभाव बढ़ाने में रुचि ले रहा है। क्या यह बीजिंग पड़ोसी देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में रुचि ले रहा है? भारत और चीन के बीच पूर्वोक्त मुद्दों के बावजूद AIIB आम सहमति निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? AIIB को एक बहुपक्षीय ऋण पहल का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए द्विपक्षीय मतभेदों को नजरअंदाज करना
और AIIB में एक साथ काम करना भारत या चीन के लिए कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लो कि भारत और चीन के बीच पूर्वोक्त मुद्दों के बावजूद AIIB आम सहमति निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि AIIB को एक बहुपक्षीय ऋण पहल का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए द्विपक्षीय मतभेदों को नजरअंदाज करना और AIIB के एक साथ काम करना भारत और चीन के लिए कोई समस्या नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। AIIB को एक बहुपक्षीय ऋण पहल का दर्जा प्राप्त है, तो मैंने आपको हाल ही में बताया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को एक बहुपक्षीय ऋण पहल का दर्जा प्राप्त है। यह कथन बिल्कुल सही। भारत ने अपने क्षेत्र में OBOR पहल पर सहमति व्यक्त की है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि भारत ने अपने क्षेत्र में चीन की यह पहल पर सहमति व्यक्त नहीं की है, तो यह कथन गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो भारत AIIB के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश के अवसर प्रदान कर सकता है। AIIB की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी भारत के मुंबई में कब 2018 में हुई थी, जिसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। दोस्तों इसी थीम के साथ मुंबई में 2018 में यह AIIB की तीसरी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। और दोस्तों इस विषय पर भारत ने बुनियादी ढांचे के सहयोग के लिए अपने खुलेपन को भी दोहराया है। एक बार फिर से देखो कि भारत AIIB के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश के अवसर प्रदान कर सकता है। AIIB की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी भारत के मुंबई ने की, जिसका मुख्य विषय यानी कि थीम क्या रखी गई थी? मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन था, जिस पर भारत ने बुनियादी ढांचे के सहयोग के लिए अपने खुलेपन को दोहराया है। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बैंक की पहली वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आगे दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के आर्थिक योगदान की बात करें, यानी कि इस बैंक के आर्थिक योगदान से भारत देश में कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है? देखो, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में AIIB द्वारा वित्त पोषण का भारत सबसे बड़ा लाभार्थी है। क्या भारत सबसे बड़ा लाभार्थी और चीन सबसे बड़ा शेयरधारक? AIIB ने भारत में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये पांचों परियोजनाओं के नाम याद रख लेने चाहिए जो AIIB द्वारा वित्त पोषित है। एक का नाम है बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना, जिसकी लागत है 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरी परियोजना है ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना, वो भी AIIB द्वारा वित्त पोषित। तीसरी परियोजना है गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, और गुजरात राज्य के 33 जिलों में 4000 गांवों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13 साल के ऋण के माध्यम से 329 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद प्रदान की गई है। किसके द्वारा? AIIB के द्वारा। चौथी परियोजना है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और पांचवी परियोजना है आंध्र प्रदेश से संबंधित 24 घंटे और 7 दिन पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट, यानी कि सभी प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे 7 दिन पावर मिलना चाहिए, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह परियोजना भी AIIB द्वारा वित्त पोषित है। एक बार फिर से देख लो पांचों परियोजनाओं के नाम। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिसकी लागत है, और यह भी AIIB द्वारा वित्त पोषित। दूसरी परियोजना का नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना। तीसरी परियोजना हमारे गुजरात से संबंधित, नाम है गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, और गुजरात राज्य के 33 जिलों में 4000 गांवों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13 साल के ऋण के माध्यम से 329 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद प्रदान की गई है इस बैंक के द्वारा। चौथी परियोजना है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पांचवी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित, आंध्र प्रदेश 24 घंटे 7 दिन पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट। दोस्तों यह परियोजना वो भी AIIB द्वारा वित्त पोषित है।
और AIIB द्वारा 5 भारतीय परियोजनाओं को स्वीकृत कुल ऋण 1.074 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कितना? 1.074 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह कुल धनराशि का लगभग 28% है, जिसे बैंक ने दुनिया भर में 24 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण दिया है। और AIIB ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने के लिए भी मंजूरी दे दी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AIIB का भारत को निम्न में से किस परियोजना के विकास में आर्थिक योगदान दिया गया है? तो AIIB द्वारा दोस्तों हमारे भारत देश में 5 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। इनमें से कौन कौन सी योजनाएं हैं वो पढ़ते हैं। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना, वो भी दोस्तों AIIB द्वारा वित्त पोषित। गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, यह भी बिल्कुल सही बात, इस बैंक द्वारा वित्त पोषित है। और ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजना का संबंध भी AIIB से है। तो दोस्तों यह तीनों परियोजनाएं इस बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। NIIF देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित भारत सरकार समर्थित एक इकाई है। क्या दोस्तों? NIIF देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित भारत सरकार समर्थित एक इकाई है और इसके पोर्टफोलियो में बंदरगाहों और रसद, अचल संपत्ति तथा नवीनीकरणीय क्षेत्र में निवेश करना शामिल है। और फरवरी 2019 में AIIB और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो 250 से अधिक की आबादी के साथ 3,300 बस्तियों को जोड़ेगी और लगभग 2 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगी। एक बार फिर से पढ़ लो कि फरवरी 2019 में AIIB और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो 250 से अधिक की आबादी के साथ 3,300 बस्तियों को जोड़ेगी और लगभग 2 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने AIIB का विरोध किया है और वह AIIB को बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली में अवांछित घुसपैठ करने के रूप में मानता है। तो चीन द्वारा वित्त पोषित AIIB का उद्भव आधी सदी से अधिक समय तक दुनिया की वित्तीय प्रणाली पर संयुक्त राज्य के एकाधिकार के लिए खतरा है, यानी कि अमेरिका के लिए यह बैंक एक खतरा है। एक बार फिर से देखो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने AIIB का विरोध किया है और वह AIIB को बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली में अवांछित घुसपैठ करने के रूप में मानता है। और चीन द्वारा वित्त पोषित AIIB का उद्भव आधी सदी से अधिक समय तक दुनिया की वित्तीय प्रणाली पर संयुक्त राज्य के एकाधिकार के लिए एक खतरा है। और दुनिया की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं जैसा कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस बैंक के सदस्य नहीं है। याद रखना, जापान और अमेरिका AIIB के सदस्य नहीं है। और AIIB का गैर निवासी मंडल पारदर्शिता और जवाबदेही को रोकता है और यह इस धारणा की पुष्टि करता है कि AIIB में चीनी सरकार द्वारा सर्वाधिक केंद्रीय नियंत्रण है। क्या दोस्तों? इस बैंक का गैर निवासी मंडल पारदर्शिता और जवाबदेही को रोकता है और यह इस धारणा की पुष्टि करता है कि इस बैंक में चीनी सरकार द्वारा सर्वाधिक केंद्रीय नियंत्रण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने AIIB का विरोध किया है, यह कथन बिल्कुल सही है। AIIB का गैर निवासी मंडल पारदर्शिता और जवाबदेही को रोकता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। जापान AIIB का सदस्य है, यह कथन गलत है क्योंकि जापान और अमेरिका इस बैंक के सदस्य नहीं है। तो तीसरे नंबर का सेंटेंस गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 नंबर का सेंटेंस सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन तकरीबन 20 वीडियो हमने बनाए हैं
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए 20 वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं, वो देख लीजिएगा। आपको कहीं एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे, यह मेरा दावा है, वादा है। चलिए कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।